हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 है। इकोनॉमिक्स की बुक है क्लास 11th और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है, 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर में हम एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बता चुके हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी जो हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो आई ही क्यों, क्या उस समय बैकग्राउंड था, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या क्या उस समय सिचुएशन था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया एक एक चीज़। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लिबरलाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 वीडियो आएगी, एक है लिबरलाइजेशन। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं हुई, लेकिन 3 अलग अलग मैं इसीलिए बना रहा हूँ इस तीनों टॉपिक के लिए, ताकि आपको और कोई एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो या एक टॉपिक रीड करना हो तो तीनों वीडियो नहीं, तीनों एक साथ ना देखना पड़े। तो एक कोड देखो और आपको थंबनेल में लिखा होगा, आप सिंपल उस पर जाना, आप खोल लेना। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। लिबरलाइजेशन, पहले मैं एक बारी बेसिक बता दूं तीनों कैसे रिलेट है। लिबरल का मतलब होता है गवर्नमेंट थोड़ा छूट दे रही है, यानी गवर्नमेंट थोड़ा फ्रीडम दे रही है, गवर्नमेंट जो अपना कंट्रोल की थी उससे थोड़ा निजात दे रही है। तो लिबरल होना है गवर्नमेंट थोड़ा छूट देगी, किसको? प्राइवेट कंपनी को। तो प्राइवेट कंपनी आती है तो प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट कंपनी धीरे धीरे आएगी। तो प्राइवेट कंपनी में इंडियन कंपनी तो आएगी, फॉरेन कंपनी भी आएगी, तो फॉरेन के साथ साथ फॉरेन की टेक्नोलॉजी भी आएगी और भी बहुत कुछ आएगा, एफडीआई आएगा, जिसके कारण लिबरलाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस होता है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे लिंक है आपस में तीनों। ग्लोबल वर्ल्ड से हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि बाहर की कंपनी आती तो अपने साथ बहुत कुछ लाती, यहाँ की कंपनी बाहर जाती है क्योंकि हम बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, वो सब हटा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब होता है, किसी इकॉनमी में लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज। गवर्नमेंट इतना फिजिकल या डायरेक्ट कंट्रोल करके रखी थी। जैसे गवर्नमेंट का ऐसे कंट्रोल होता था 1991 से पहले कि लाइसेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक तो सभी सेक्टर में आपको लाइसेंसिंग नहीं मिलती थी, बहुत सारे सेक्टर गवर्नमेंट अपने लिए फिक्स करके रखे थे, और लाइसेंसिंग मिलती तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता था, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस लाने के लिए, जैसे लाइसेंस कोटा राज होता था, एक लाइसेंस लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट 100 ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते, हर जगह साइन लेना पड़ता। उसके बाद होता क्या था कि आपको ये भी रिस्ट्रिक्शन रखते कि आप इस प्रोडक्ट की इतनी मात्रा से ज़्यादा नहीं बना सकते। सेम अगर आप कोई कंपनी खोले हो, सेम ब्रांच उसका अलग नहीं खोल सकते बिना लाइसेंस के लिए, सबके लिए आपको दौड़ना पड़ता, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते, तो आप छोड़ देते थे। पिछले वीडियो में लाइसेंस कोटा राज डिस्कस किए हुए हैं, जो कि 1950 से 1990 के प्रॉब्लम है, उसमें डिटेल में आप देख सकते हो। फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया जाता है गुड्स पे कि भाई अगर आप बनाओगे तो इस रेट से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। तो लोगों को, जब प्राइवेट कंपनी किस लिए काम करती है? अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। जब भाई उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगी तो क्यों करेगी? तो इसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस, बाहर से सामान मंगवाना है, इसके लिए लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी। फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल होता था कि ये एक्सपोर्ट करो, ये इंपोर्ट करो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, ये सब होता था। रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस को बहुत सारी ऐसी बिजनेस होती थी, ध्यान देना, बहुत सारी ऐसी एक्सा सेक्टर होता था जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री को ही सिर्फ एंट्री दिया जाता था। बिग बिजनेस को बोला जाता नहीं, आप यहाँ नहीं जा सकते, या आप अगर इस फील्ड में बिजनेस नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती थी। क्लियर? तो ये सब तो था प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 1991 में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, हर एक फील्ड में रिफॉर्म, इकोनॉमिक से रिलेटेड हर एक फील्ड में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहले 4 हम सेक्टर की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में रिफॉर्म किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया गया, फिजिकल सेक्टर में, और एक्सटर्नल रिफॉर्म किया गया। क्लियर? तो इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके सैलिएंट फीचर ये तो हमने देख लिया। उसके लास्ट में हम लिबरलाइजेशन एंड लेजर्स फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला रिफॉर्म हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किया गया। क्लियर? हाँ, ठीक है। देखो, थोड़ा साइज और बड़ा कर लेता हूँ।
तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किया? पहला, एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले था ना कि आपको एक तो बहुत दर दर के ठोकर खाने पड़ते, इस ऑफिस में जाओ। उसके बाद ऐसा था कि बहुत सारा सेक्टर गवर्नमेंट के लिए ही अलॉटेड था, आपको इसमें लाइसेंस मिलता ही नहीं। गवर्नमेंट ने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा लिबरल हो, गवर्नमेंट बोला कि आप लाइसेंस ले लो, कहीं का भी लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा जो बहुत कठिन वाला लाइसेंसिंग था वो नहीं मिलता था। मतलब कठिन वाला लाइसेंसिंग था, लाइसेंस लेने में बहुत हद तक आसानी होने लगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं हो गया कि बहुत कुछ सही होने लगा। क्लियर है? क्योंकि लाइसेंसिंग में अभी भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसने बोल दिया कि इसके अलावे आप लिक्विड सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इसके अलावे या डेंजरस केमिकल, इसके अलावे आप लाइसेंसिंग किसी सेक्टर में ले सकते हैं। किसी सारे इंडस्ट्री को छूट दी गई कि आप इस पर्टिकुलर सेक्टर को छोड़ दो तो आप किसी सेक्टर में आसानी से लाइसेंसिंग ले सकते हो। क्लियर? पब्लिक सेक्टर कंपनी जो चारों तरफ घिरी पड़ी थी, मतलब इतना सारा PSU था, PSU को क्या किया? कम किया गया। जैसे पहले 17 से 8 किया गया, अभी सिर्फ 2 है, रेलवे और एटॉमिक है, मतलब प्योर पब्लिक है। लेकिन आपको भी पता है रेलवे में थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे तेजस एक्सप्रेस है, ये भी प्राइवेट है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन में प्राइवेटाइजेशन की बात की। अभी तो बहुत और इशू छिड़ रहा है कोरोना के समय में, कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट चाहती है अपने सेक्टर को प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, मैंने ये बताया ना कि ये भी लाइसेंसिंग के समय आपको ये भी बोला जाता था कि आप इस जो ये फैक्ट्री है उसका जो ब्रांच है इतना ही खोल सकते हैं, इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे 100 पीस से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस सम का डी रिजर्वेशन किया गया है। कि पहले था कि कुछ कंपनी, जैसे मान लो इंपॉर्टेंट चीज़ में सिर्फ PSU जाती थी, या कुछ चीज़ों में स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री ही जाती थी, तो ये सबको डी रिजर्वेशन किया गया। क्लियर? अब ध्यान देता, अब फोकस किस पे जाता है भाई? जिसकी डिमांड है ना उसकी सप्लाई करो। क्लियर? जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई करो। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैंने बताया ना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हो, इसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा लाइसेंसिंग के लिए। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, दो गुड्स होता है कैपिटल, एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स होता है कि मतलब डायरेक्ट आपने बनाया और खा लिया, कंज्यूम किया। जैसे आपने कपड़ा बनाया, यूज कर लिया, आपने आपने ब्रेड बनाया, खा लिया। लेकिन होता है अगर कोई आप मशीन बना रहे हो, जैसे सिलाई मशीन, आप किसी ऐसे फैक्ट्री में सिलाई मशीन बना रहे हो, तो सिलाई मशीन एक हुआ कैपिटल गुड्स। सिलाई मशीन से अब आप क्या प्रोड्यूस करोगे, क्या बनाओगे? कपड़ा बनाओगे, कपड़ा को सिलोगे, जो कि होगा कंज्यूमर गुड्स। ठीक है? तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी, आपको पता है हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू किया धीरे धीरे, ताकि हमारा सामान अच्छा बने, और हमारा सामान थोड़ा अच्छा बने तो सस्ता भी बनेगा, तो लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं। क्लियर? उसके बाद ये तो हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म। फिर हमें फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म करना था। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म, जो एक RBI पहले जो रेगुलेटर था, रेगुलेट करता था हर एक चीज़ में, अब फैसिलिटेटर का काम करने लगा। मतलब हर एक चीज़ में दखल अंदाजी देने का जो उसका काम था, उससे वो हट गया थोड़ा। इट इंक्लूड्स बैंकिंग में रिफॉर्म लाए गए, नॉन बैंकिंग सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और स्टॉक एक्सचेंज में, इन सब में रिफॉर्म लाए गए। क्लियर? इट फिक्स द इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्स एंड कॉमर्शियल बैंक इट सेल्फ डिसाइड। यहाँ पे बहुत है कि पहले क्या होता था, RBI डिसाइड करती थी भाई आपको इतना % टैक्स लेना है, इतना % लेना है, लेकिन अब क्या है, कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड करती है। और थोड़ा बहुत सारे कमर्शियल बैंक का थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको पता है। तो यानी कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से फिक्स करती है, और वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड होता है कि मार्केट में अगर अब बहुत लोगों को लोन चाहिए तो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा, लोन लोगों को चाहिए ही नहीं तो ऑब्वियसली सस्ता हो जाएगा। क्लियर है? जैसे अभी के समय में लोगों को लोन चाहिए ही नहीं, क्योंकि लोग मतलब समझ रहे हैं कि यार समय अभी सही है ही नहीं कि नया नया लोन ले, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो अभी जो लोन है वो सस्ता ही मिलेगा। अब है फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुआ? फिस्कल मतलब गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या रिफॉर्म किया, उसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या किया?
सबसे पहले रिलेट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको पता ही है प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुआ था ना कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और गवर्नमेंट की रिफॉर्म रेवेन्यू कम थी, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा था। बोरो इतना ज़्यादा बोरो करने लगे थे कि हम उसी का इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर बोरो करते थे, तो हम डेट ट्रैप में फंस गए थे। तो हम गए IMF वर्ल्ड बैंक के पास लोन मांगने, तो लोन के एवज में उन्होंने बोला कि हाँ दे देंगे लोन, लेकिन आपको करना होगा रिफॉर्म। तो टैक्स रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया। टैक्स क्या था कि टैक्स था कि पहले था कि गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स ज़्यादा लेती थी, बड़े वाले सेक्टर जो कंपनी होती है बिजनेस सेक्टर उससे ज़्यादा टैक्स लगती थी, तो वो भी इंसेंटिवाइज नहीं होता था कि कोई बड़ी कंपनी खोले। सबको लगता है यार टैक्स तो ज़्यादा ही लग जाता है, तो टैक्स को कम किया गया। ध्यान देना, टैक्स कम किया गया और टैक्स बेस को बढ़ाया गया। और कभी भी जिस देश में टैक्स सिंपल नहीं रहेगा ना, वहाँ पे टैक्स जो इवेजन होता है या टैक्स हेवन होता है, ये सब बहुत होगा, क्योंकि लोग लगे यार क्या इस चक्कर में फंसे। टैक्स सिस्टम जितना आसान रहेगा, लोगों को डर नहीं लगेगा कि जो ऑफिसर वगैरह से डर नहीं लगेगा, लोग जो जितना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होगा ना, उतना ज़्यादा टैक्स क्या होगा, कलेक्शन होगा। क्लियर। तो सिंपल और मॉडरेट टैक्स किया गया कि सिंपल हो, मतलब लोगों को टैक्स फाइल रिटर्न करने में या टैक्स जमा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका टैक्स भी मॉडरेट, रेट की बात करें, रेट मॉडरेट हो। इससे क्या होगा, टैक्स कंप्लायंस तो लोग भी देना चाहेंगे एंड गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। क्लियर। हाई रेट ऑफ टैक्स से टैक्स इविजन होता है, हमेशा याद रखना। हाई टैक्स रेट से टैक्स लोग चुराने का कोशिश करेंगे ही करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया गया। तो हमने देख लिया ना, 3 रिफॉर्म देख लिया ना, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया गया, इट इंक्लूड्स 2 में किया गया। फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म किया गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म किया गया कि हमारा जो पर्स है जिससे हम सामान इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं सामान बेचते हैं तो उसमें पैसा आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें पैसा इसमें से दूसरे देश को देते हैं। तो इसमें कैसे रिफॉर्म किया, सबसे पहले हमने हम अपना पैसा को डीवैल्यूएट किए। डीवैल्यूएट का मतलब है रुपीज़ का वैल्यू गिराया। रुपीज़ का वैल्यू गिराने का मतलब क्या कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि $1 इक्वल टू था 10 रुपीज़। तो हम कोई बनाते थे कोई पेन हम बनाए, वो हम बेच रहे 10 रुपये में, तो यानी वो बेच रहे $1 में। अगर चाइना सेम सामान को हम रुपीज़ में ही ले लेते हैं, सेम सामान को बनाता है 10 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में ही मान लो, या 10 जो उसका कौन सा है, उसका R से है ना कोई, हाँ मान लो 10R में बनाता है, और क्या होता है उसके यहाँ $1 इक्वल टू है 20R। तो सेम पेन चाइना $1 में अमेरिका को 2 बेचता है, हम क्या अमेरिका को 1 देते हैं, तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन हम यहीं पे अपने पैसे को डीवैल्यूएट कर लिए, हम कर लिए $1 इक्वल टू 30 रुपीज़। तो हम चाइना को एक पेन 10 का मिलता है, तो चाइना $1 देगा, तो हम चाइना को कितना पेन देंगे, 3 पेन देंगे। तो अमेरिका को 3 पेन देंगे, तो अमेरिका हमारे तरफ दौड़ेगा। यानी पैसों को डीवैल्यूएट करने से पता है एक्सपोर्ट फ़ायदा होता है, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंपोर्ट महंगा, एक्सपोर्ट फ़ायदा। क्लियर है। तो आप इसके वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि मतलब कि अगर राइज होगा रुपीज़ का तो इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट कम जाएगा, इंपोर्ट अच्छा से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो देखो डीवैल्यूएशन जब भी होता है ना, डीवैल्यूएशन रुपीज़ का, तो एक्सपोर्ट मैक्सिमम होगा, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। एक्सपोर्ट आप आसानी से कर रहे हो, इंपोर्ट कॉस्टली कैसे होगा। जैसे कोई आप क्रूड ऑयल लाने जाते थे, तो क्रूड ऑयल $1 का मिलता था, $1 का 1 बैरल, मान लो एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे यहाँ था $1 इक्वल टू 10 रुपीज़, तो हमें 10 रुपीज़ में मिल जाता था। लेकिन डीवैल्यूएट कर दिया, मतलब हम अपने रुपये की वैल्यू को घटा लिए। अब हम कर दिए $1 इक्वल टू 30 रुपीज़। तो हमें पहले 1 बैरल 10 ही रुपये में मिल जाता था, अब 1 रुपये के लिए 1 बैरल के लिए 30 रुपये देना पड़ रहा है। तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, खरीद कॉस्टली हो जाएगा।
प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन, अभी क्या होता है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है बाय द है THE फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो अब ज़्यादा अच्छा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, किसी को डिवेल्युएट मतलब ज़बरदस्ती डिवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या एग्जाम हुआ है, क्या क्या बदलाव हमने किया है। टैरिफ जो रिस्ट्रिक्शन था, बाहर से आता था सामान हम उस पर सीधा टैक्स लगाने, वो हमने हटाया। और नई पॉलिसी ले आया, नई पॉलिसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। भाई जो कंपनी जितना सस्ता सामान बेचेगा ना, कंपटीशन में वो आगे रहेगा ही, यही हमने नहीं पढ़ा है। मार्केट कंपटीशन रिप्लेस द कोटा, कंपटीशन पे ज़्यादा जोर दो, कोटा एंड टैरिफ पे नहीं जोर दो, क्योंकि इससे क्या होता है मतलब थोड़ा प्रैक्टिस भी ख़राब चलता है। और सैलिएंट फीचर क्या था आफ्टर लिबरलाइजेशन का, सैलिएंट फीचर क्या था देखो, डिसमेंटलिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड जो रेस्ट्रिक्शन लगाते थे वो हटा दिया, टैरिफ रेट हटा दिया, लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो था ये सब हटा दिया, ये सब आपको पता ही है। लेकिन लाइसेंसिंग अभी भी कुछ एरिया में था जो हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री है, जैसे लिक्विड इंडस्ट्री या जो कुछ इंडस्ट्री सिगरेट वाली इंडस्ट्री या एक्सप्लोसिव वाली इंडस्ट्री, उस पर अभी भी लाइसेंसिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अब क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है इसका, कि डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड लेजर्स फेयर सिस्टम, क्या डिफरेंस है। देखो, जो लेजर्स फेयर सिस्टम होता है वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, डिपेंड करता है डिमांड ऑन सप्लाई पे, यानी सबको अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे छोड़ दो कि सब अपने लिए काम करेंगे ना तो सबका फ़ायदा हो ही जाएगा। लेकिन लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट आपको फ्रीडम देती है लेकिन छोड़ती नहीं है भाई, गवर्नमेंट आपको इंटरवेन करेगी ही करेगी। क्लियर, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। और आप NCERT जोन को मैं बहुत कम बोलता हूँ सब्सक्राइब, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दो, बस काम हमारा हो जाएगा और आपका भी, सबका। क्लियर, थैंक यू सो मच।